हेलो स्टूडेंट्स, आई एम माधवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यूज़। देखिए, अगर आप LT ग्रेड, TGT, KBS, PGT इकोनॉमिक्स विषय के साथ आप इन पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं या वह कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इकोनॉमिक्स का पार्ट पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए आपको क्लास 9th NCERT इकोनॉमिक्स लेसन 1 के नोट्स दे रही हूँ, जो कि हमारे किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, ये अगर आप NCERT की जो बुक्स होती हैं, अगर हम उनको बहुत अच्छे से पढ़ लें और हमें ये पता रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तो हमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हमारी 90% मानी जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इकोनॉमिक्स NCERT की जो बुक्स हैं क्लास 9 से लेकर 12 तक के सभी नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी अपने इस चैनल पे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है आपका पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, तो हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने अपने इस नोट्स में तैयार किए हैं, और इसीलिए हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उत्पादन क्या होता है। तो देखिए, ऐसी क्रिया जिसके द्वारा ऐसी वस्तुएं या सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए, अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है और वो चीज़ अगर उत्पादित की जाती है तो क्या रहता है कि वो वस्तुएं आसानी से बिक जाती हैं। ठीक है, यानी कि उसका उत्पादन जो किया जाता है वो सही रहता है। लेकिन मान लीजिए कि हम किसी वस्तु का उत्पादन लगातार हो रहा है, लेकिन उसका यूज़ कोई नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी आवश्यकता किसी को नहीं है, तो उससे क्या होगा, वो चीज़ पड़ी रहेगी। मतलब कि उसका जब यूज़ नहीं किया जाएगा तो कुछ समय बाद वो नष्ट होनी प्रारंभ हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति उस वस्तु का उत्पादन कर रहा है उसको मतलब कि हानि होना शुरू हो जाती है। तो उत्पादन वही है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं के लिए उत्पादन, यानी कि अगर हम किसी वस्तु या जो सेवाएं होती हैं उनका उत्पादन करते हैं तो उसके लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये सेवाओं का जो मीन्स है वो मैं समझा देती हूँ। देखिए, वस्तुएं क्या है, वस्तुएं जो चीज़ें उद्योगों में बनाई जाती हैं, फैक्ट्रियों में बनाई जाती हैं, लोगों की आवश्यकता की चीज़ें होती हैं। कृषि करके गेहूँ उगाया जाता है, अनाज उगाया जाता है, क्योंकि वो चीज़ हम लोग खाते हैं। ठीक है ना, वो उत्पादित होती हैं, बाज़ार में आती हैं, और जो लोग होते हैं वो अपनी आवश्यकता अनुसार उनको खरीदते हैं, और इस तरीके से विनिमय चालू हो जाता है। ठीक है ना। अब रही बात सेवाओं की, तो देखिए, सेवाओं के अंतर्गत वे सभी सरकारी नौकरियां आती हैं जिन पे लोग कार्य करते हैं। वो कार्य करते हैं, जैसे कि बिजली है, बिजली के विभाग के जो लोग होते हैं वो वहाँ कार्य करते हैं, लोगों को बिजली देते हैं। अगर कोई खराबी होती है तो उसको सही करते हैं। ठीक है ना, वो अपनी ड्यूटी करते हैं, जिसके एवज में उनको सरकार से पैसे मिलते हैं, और वह उन पैसों का उपयोग अपनी जीविका को चलाने के लिए करते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, डॉक्टर हमारी सेवा करते हैं, वकील हैं। तो ये मतलब कि ऐसे पद होते हैं जो कि लोगों की सेवाओं के लिए बनाए गए हैं और जिसके एवज में इनको पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें इन चीज़ों का उत्पादन किया जाता है तो उसके लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो होता है भूमि। भूमि का मतलब एक स्थान जहाँ पे ये चीज़ें की जाएंगी। सेकंड हो गया श्रम। श्रम का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज, अगर किसी चीज़ का उत्पादन किया जाता है तो उसमें कुछ श्रमिक लगाए जाते हैं जो कि अपना शारीरिक श्रम हमको देंगे और वो चीज़ उत्पादित होती है। भौतिक पूंजी का भी बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, चाहे वो मौद्रिक रूप से हो या फिर मशीनों के तौर पर हो, या और भी आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं वो सभी आपकी भौतिक पूंजी में मानी जाती हैं। ठीक है, 4th नंबर पे आ जाता है आपका मानव पूंजी। मानव पूंजी का मतलब है कि आपके पास ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो हम इन चीज़ों का इस्तेमाल उस स्तर तक नहीं कर सकते जिससे कि हमें एक मतलब कि उच्च स्तर का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो मानव पूंजी
के द्वारा ही क्या किया जाता है, इन सारी चीज़ों को संगठित कर कर और एक किसी भी चीज़ का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब हम ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो आप कह सकते हैं कि हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है: भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। ठीक है, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि भूमि क्या है। देखिए, पहली आवश्यकता जो मानी जाती है वो भूमि होती है, और इसमें वो सभी चीज़ें आती हैं जो कि प्राकृतिक तौर पर प्राप्त होती हैं, जैसे कि जल की आवश्यकता, वन हो गए, खनिज हो गए, तो ये सभी आपके भूमि के अंतर्गत माने जाएंगे। ठीक है, अब आ जाता है बात श्रम। श्रम क्या है? शारीरिक क्रियाओं को करने वाले श्रमिक, ये उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करते हैं, यानी कि कोई भी उत्पादन करने के लिए शारीरिक श्रम की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भौतिक पूंजी। तो देखिए यहाँ पे जो भौतिक पूंजी है ये 2 प्रकार की होती है। ठीक है, 2 प्रकार में आप ले सकते हैं, स्थायी पूंजी और दूसरा आपका होता है कार्यशील पूंजी। तो देखिए, स्थायी पूंजी आप किसको कह सकते हैं? स्थायी पूंजी वह औजार या मशीन जिनका प्रयोग कई वर्षों तक किया जा सकता है या किया जाता है। देखिए, ठीक है ना, जैसे कि किसानों का हल होता है, क्योंकि वो कृषि करते हैं तो उनके पास हल हैं, बैल हैं, तो ये चीज़ें वो रोज़ तो नहीं खरीदते, एक बार उन्होंने खरीदा और कई वर्षों तक वो इससे काम करते हैं। और जनरेटर हो गया, टरबाइन हो गया, कंप्यूटर आदि है। ठीक है ना, तो ये सभी चीज़ें आपकी स्थायी पूंजी मानी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कार्यशील पूंजी। तो देखिए, कार्यशील पूंजी में कच्चा माल, क्योंकि कोई भी उद्योग हो या कृषि ही ले लो, उसमें भी हमें बीजों की आवश्यकता होती है, खाद की आवश्यकता होती है, और भी कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो ये सभी कच्चे माल में होती हैं। ठीक है, नगद मुद्रा। नगद मुद्रा भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप किसी भी उद्योग को चलाने में असमर्थ रहेंगे। ठीक है ना, और कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है। अगर आपके पास कच्चा माल नहीं है तो आप कोई भी चीज़ कैसे उत्पादित कर सकते हैं, तो ये सब आपकी कार्यशील पूंजी में आती है। तो आपको याद रखना है कि स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी कौन कौन सी होती हैं। हो सकता है कि आपसे एग्जामिनर आपको 4 मतलब कि वैकल्पिक में आपको 4 ऑप्शन देते हैं, और उनमें से आपको 3 स्थायी पूंजी दे दें और 1 कार्यशील पूंजी दे दें, और वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसमें से कार्यशील पूंजी कौन सी है या कौन सी स्थायी पूंजी नहीं है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, अब देखिए थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं हम मानव पूंजी को। मानव पूंजी क्या है? तो देखिए, मानव पूंजी क्या है कि भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी एक साथ है करने योग्य बनाने के लिए, यानी कि इन सबको एक साथ इकट्ठा करके और मतलब कि हम अपने ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता से उसको संगठित करते हैं और उससे हम एक अच्छा परिणाम प्राप्त करते हैं। अगर आपके पास इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का ज्ञान नहीं है तो बेशक आपके पास पैसे हैं, आप श्रम भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास भूमि भी है, लेकिन आप उससे एक उच्च स्तर का जो लाभ है वो प्राप्त आप नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास उसको करने का एक अच्छा ज्ञान प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो मानव पूंजी का भी हमारे उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग होता है। ठीक है ना, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि उत्पादन के कारक किसको माना जाता है। ठीक है, देखिए उत्पादन के कारक की बात कर लेते हैं हम। तो उत्पादन के जो कारक होते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्पादन के कारक कौन से हैं। तो देखिए, उत्पादन भूमि, जिस भूमि पे हमें उत्पादन करना है, श्रम हो गया, और स्थायी पूंजी। ठीक है, स्थायी पूंजी अभी मैंने आपको बताया था क्या थे, औजार हो गए आपके, या फिर मशीनें हैं, मशीन हो गई, जैसे कि किसान का हल हो गया, किसान का मतलब कि हल होता है, जनरेटर होते हैं, टरबाइन होते हैं, और भी कई प्रकार की जो है मशीनें होती हैं जिनका इस्तेमाल करके चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, तो ये सब स्थायी पूंजी हो गई। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि उत्पादन के कारक उत्पादन भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी होती है। ठीक है, भौतिक पूंजी को ही पूंजी कहेंगे। अगर ना मतलब कि आपके 4 ऑप्शन दे दिए और आपसे पूछा जाता है कि भौतिक पूंजी क्या है, तो उसमें आपको जो पूंजी लिखा है वही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो भौतिक पूंजी होती है वही हमारी पूंजी के अंतर्गत आती है। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि भौतिक पूंजी में स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी दोनों मानी जाती हैं। ठीक, अब देखिए थोड़े कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि नॉर्मली 1-1 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहने के लिए बिल्कुल हार्ड नहीं होते, बट इनको भी पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। जैसे ज्वार, बाजरा उगाया जाता है, किस समय उगाया जाता है? तो ये बरसात के मौसम में उगाते हैं और ये खरीफ की फसल
मानी जाती है। ठीक है, आलू की खेती किस समय की जाती है? तो आलू की खेती अक्टूबर से दिसंबर के बीच में की जाती है। ठीक है, गेहूं की खेती सर्दी के जो मौसम होता है सर्दियों का, उसमें की जाती है और इसको हम रबी की फसल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक है आपका कि बहुविध फसल प्रणाली क्या है? तो बहुविध फसल प्रणाली क्या हो सकता है? तो देखिए एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या बोलते हैं? बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ज़मीन का टुकड़ा है, ज़मीन है और आप चाहते हैं कि उसमें आप ज़्यादा फसल मतलब कि आप सोचेंगे कि मैं इस ज़मीन के टुकड़े से ज़्यादा मतलब कि मुनाफा कमाऊं, तो आप क्या करेंगे? मतलब वर्ष में कुछ इस तरीके की फसलों को आप चूज़ करेंगे जो कि आप कई बार उगा सकें और आपको कई बार लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, तो एक वर्ष में अगर आप एक भूमि के टुकड़े पे ज़्यादा फसल उगाते हैं तो वही आपकी बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। ठीक है, भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली कौन सी होती है? तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज, यानी कि आपके पास एक भूमि का टुकड़ा है, उसमें आप चाहें कि ज़्यादा से ज़्यादा उपज कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए आपको बहुविध फसल प्रणाली का प्रयोग करना होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है कि जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने के दो तरीके होते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक जमीन का टुकड़ा है, अगर आप चाहते हैं कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें तो आपको किन विधियों का प्रयोग करना होगा? तो आप क्या बताएंगे कि बहुविध फसल प्रणाली और दूसरा होता है आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग। तो ये वो दो मतलब प्रणालियां हैं जिनका प्रयोग करके हम किसी भी जमीन से अत्यधिक यानी कि मैक्सिमम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत में हरित क्रांति किस दशक में आई थी? 1960 के दशक में ये प्रारंभ हुई थी। ये भी क्वेश्चन नॉर्मल पूछा जाता है कि हरित क्रांति में उपज बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो वहाँ पर बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। HYB किस्म के कुछ बीज होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम उपज को बढ़ा सकते हैं, यही आपका हरित क्रांति के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, अब है कि भारत में सबसे पहले खेती के आधुनिक तरीकों का प्रयोग किसने किया है? ठीक है, यानी कि जो भारत है उसमें जो आधुनिक जो प्रणालियां आई हैं कृषि करने की, उसका सबसे पहला प्रयोग किस क्षेत्रों में किया गया था? तो देखिए पंजाब में, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, उन्होंने ही सबसे पहले आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल किया था। तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है।